सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और आम आदमी पार्टी के बागी नेता के तौर पे मशहूर विनोद कुमार बिन्नी जी से। विनोद कुमार बिन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता या राजनेता, क्या कहलाना खुद को ज्यादा सहज महसूस करते हैं आप? देखो, मैं राजनेता कभी था नहीं, राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो सामाजिक काम करते करते राजनीति में चला है और मैं सामाजिक काम करने का ही इच्छुक रहता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाने में मुझे अच्छा लगता है। राजनेता तो एक डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में जुड़ना, उससे करना। मैंने तो अपनी पहचान जो आज तक बनाई है वो सामाजिक कार्यों के माध्यम से ही बनाई है। केजरीवाल के साथ आपने, जो मुख्यमंत्री हैं अभी तत्कालीन दिल्ली के, उनके साथ आपने कदम से कदम मिला करके 2013 में के चुनाव में उनका साथ दिया। इसके बाद 2014 में जब सरकार बनी उनकी, तो फिर आपने उन्हें तानाशाह कह के संबोधित किया। आखिर इतना जल्दी इतना बड़ा बदलाव क्यों? दरअसल मैं जब अरविंद को बहुत दूर से जानता था तो मुझे लगता था कि ये बहुत सरल इंसान है, एक पवित्र आत्मा है और एक अच्छे कॉज के लिए जा रहा है। जब लेकिन किसी आदमी के साथ आप साथ में काम करते हैं तो उसकी वास्तविकताएं आप तक पहुंचती हैं। जब उसके साथ रोज़ का व्यवहार होता है, उसके डायलॉग्स आप सुनते हैं, मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं, तो उसकी जो वास्तविकता है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आने का एक रूप उसका सामने आता है। तो जैसे जैसे मैंने उसको जाना, मुझे लगा ये बहुत घटिया किस्म का इंसान है और सत्ता का लालची है और सत्ता को पाने के लिए वो बहुत सारे ढोंग और अटम्बर रच रहा है। तो उसकी वजह से मेरे थोड़ी भावनाएं उसकी चेंज हुई और इसीलिए मैंने उसको तानाशाह कहा, झूठा कहा, लालची कहा, जो शब्द मैं यूज़ कर सकता था एक मर्यादा में रह के मैंने सब यूज़ किए और आज वो 100% प्रूफ हो गए। आज वो सब लोग उसको मानते हैं कि जो बातें मैंने कही वो 100% सत्य हैं। आज सारी चीज़ें जितनी भी मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने कही थी वो सबके सामने बिल्कुल वास्तविकता के रूप में सबके सामने आ गई। एक सवाल है कि जब सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, तो मंत्रिमंडल बनाए गए थे जिसमें आपसे जो कम अनुभव के लोग थे उन्हें मंत्री पद दिया गया और आपको नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख होगा? नहीं, दुख वाला विषय नहीं है, क्योंकि मैं किसी लालच के साथ उनके साथ नहीं गया था। क्योंकि अगर मैं लालच के साथ जाता तो मेरे पास और उस समय भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं बीजेपी में जाता, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में जाता या और किसी पार्टी में जाता। लेकिन मैं एक कॉज के साथ था, मुझे लगता था कि देश में अच्छा कुछ होने जा रहा है, इसलिए मैंने अपनी परवाह ना करते हुए अरविंद के साथ जाना ज़्यादा पसंद किया, जो बिल्कुल धरातल पे थी। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि खड़े हो जाएंगे। हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद ही हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम इस स्थिति में पहुँच पाए। ऐसी बात कहना कि मैं लालच की वजह से गया था या किसी और वजह से गया तो बिल्कुल गलत बात है। और ये बात जरूर है कि अरविंद के अंदर असुरक्षा का भाव है। वो किसी भी एक अच्छे आदमी को अपने साथ जोड़ के चलने में मेरे ख्याल से उसमें असुरक्षा का भाव आता है। उसको लगता है कि ये आदमी जानता है, पॉलिटिकल आदमी है, इसको थोड़ी समझ है, ये कार्य करने के तरीके इसको पता हैं, ये सिस्टम को फॉलो करता है, तो उससे वो असुरक्षित महसूस करता है। उसकी वजह से सब घटनाएं घटी और बाद में लोगों के सामने सब वास्तविकता आ भी गई। जैसा आपने कहा कि वो अपने आसपास अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अपनी भी जितने भी मंत्री हैं या जो भी उनके करीबी हैं, तो इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग उनके पास अभी मंत्री बन रहे हैं, मैं किसी का नाम तक नहीं जानता हूँ, क्योंकि एक गोपाल राय हैं और एक मनीष सिसोदिया है, एक अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि मैं तीनों के साथ काम किया। मुझसे आप चौथे मंत्री का नाम पूछो, दिल्ली में की गली किसी में जाके चौथे मंत्री का नाम पूछो, आपको नहीं बता पाएगा। उसका मतलब है कि जो डमी लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अरविंद ने अपने आसपास लगा रखा है। अब आप देखो, पिछली घटनाएं देखो, आशुतोष देखो, आशीष खेतान देखो, कुमार विश्वास देखो, साजिया इल्मी देखो, आप योगेंद्र यादव देखो, प्रशांत भूषण देखो, साजिया इल्मी देखो, मेंग गांधी देखो, कपिल मिश्रा जैसे, ये देखो तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनकी अपनी अपने क्षेत्र में महारत हासिल थी, अपने अपने मतलब क्षेत्र के वो एक्सपर्ट थे। अरविंद ने सबको यूज़ किया, अपना कार्य सिद्ध किया और सबको पीछे से भगा दिया, अपमानित करके भगा दिया। तो एक बहुत चतुर इंसान है और चतुर इंसान होने के अपना काम निकालता है, धक्का देता है, उसकी पॉलिसी है। ऐसा कहा गया था उस वक्त जब आपने पार्टी के विरुद्ध बागी तेवर अपनाए थे कि आपको लोकसभा चुनाव में टिकट चाहिए था और वो आपको नहीं मिला, जिसका गुस्सा आपने बागी तेवर अपना के दिखाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल वो मनगढ़ंत बातें हैं। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात को कहा भी था कि उस समय तक कहीं लोकसभा के टिकट की कोई बात नहीं हो रही थी। मिलना ना मिलना वो बात का इशू था, मैं मांगूंगा वो देंगे नहीं देंगे वो बात का इशू था। तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ जुमले बना के उन्होंने लोगों को डाल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि पहले बोला मंत्री बनना चाहते थे,
फिर बोले कि इनको टिकट चाहिए था। तो आदमी एक स्टेटमेंट पे तो रहे, पहले तो कहे कि भाई मंत्री बनना की वजह से नाराजगी थी, या कहे कि इसको लोकसभा टिकट नहीं दिया इसलिए नाराजगी थी। तो ये जब आदमी के स्टेटमेंट बदल दे तो अपने आप वास्तविकता बदल जाती है कि झूठा है, आदमी अपने स्टेटमेंट में नहीं रुक पा रहा है। तो झूठ तो हमेशा इधर उधर जाता ही रहता है, वास्तविकता हमेशा खड़ी रहती है। 2014 में आपको याद होगा कि अलका लांबा ने आपके ऊपर एक केस किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। अलका लांबा जी ने एक मेरे यहाँ फेक पेज बना था मेरे नाम से, विनोद कुमार बिन्नी के नाम से किसी ने बनाया, और मेरे एक मित्र हैं अभिषेक मिश्रा, उन्होंने मुझे उसकी जानकारी दी कि भाई आपके नाम से एक फेक पेज बनाए। और मैंने उसी समय उसकी, अभिषेक मिश्रा ने, हमने उसी समय एक मेल लिखा और कमिश्नर को डाला कि भाई हमारे नाम से ऐसे ऐसे पेज बना हुआ है, इस पर लगातार लाइक बढ़ रहे हैं और इस पर कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी साख पे फर्क पड़ रहा है। तो हमने उसको कहा कि भाई इसको, हमने तुरंत कमिश्नर को सूचना दी, भाई आप इस तरह का पेज चल रहा है, इसको बंद करिए, तुरंत इस पर कार्रवाई करिए। और उसके बाद कम से कम 6-8 महीने बाद अलका लांबा के नाम से कोई उस पर पोस्ट डाला। मैं उसकी अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं उसको अभद्र टिप्पणी करता हूँ कि इस तरह किसी महिला के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उस पर कुछ अभद्र टिप्पणी लिख दी गई और अलका लांबा जी को शायद लगा होगा कि मैंने, क्योंकि मैं पार्टी से निकला तो मैंने कुछ किया, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे, बिना जाने, मुझसे वास्तविक जाने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरे खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश की। तो मैंने अगले नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को वास्तविकता बता दी, वो सब शांत हो गया। उसके बाद मैंने मानहानि का दावा उन पर किया है, 2 करोड़ रुपये का दावा कर रखा है पार्टी और सब लोगों पे, और वो भी पटियाला उसमें साकेत कोर्ट में चल भी रहा है और लगातार डे टू डे हियरिंग हो रही है और मुझे पता है मैं उसमें जीतूंगा 100%। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अलका लांबा जी विवादों में रहने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाती है? देखो, मुझे इस बारे में नहीं कहना चाहिए, हर आदमी के अपनी पॉलिटिक्स में रहने का एक तरीका होता है। अलका लांबा जी कांग्रेस में थी और वहाँ जगह जगह रहना, काम करना उनकी व्यवस्था है, तो आदमी कुछ विवादों में रह के अपने आप को फोकस करने के लिए भी कुछ तरीके अपना लेते हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है उन्होंने भी इस तरह की कुछ मानसिकता अपनाई हो। जी, आगामी लोकसभा चुनाव में हम क्या देखते हैं कि विपिन कुमार बिन्नी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है इसकी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं पीछे विधानसभा लड़ा और मैं लक्ष्मीनगर से विधायक रहा हूँ, पीछे मैं 2 बार इंडिपेंडेंट पार्षद रहा हूँ और मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ जीने वाला इंसान हूँ। अभी मैं पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हम सब लोग, हमारी टीम अडल्ट्रेशन पे काम कर रही है, जो अभी हम सब लोगों के बीच में अभिशाप बना हुआ है। दूध नकली है, मतलब दूध से बनी सारी आइटम नकली हैं और ऐसे विषय पे हम काम कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो लेते हैं। हर घर का आदमी मुझे जानता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ। लोगों की जीवन शैली को निकालने से, बीमारियों से बचने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा है और मैं अप्रोच भी कर रहा हूँ कि भाई मुझे इस दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ, सब लोग मुझे जानते हैं, हमारा एक अपना बैकग्राउंड है, हमारे 24-25 गाँव इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है और सब लोग मेरा, क्योंकि मैं 2-3 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा हूँ, लक्ष्मीनगर में विधायक रहा हूँ, कोंडली विधानसभा में 2 बार इंडिपेंडेंट पार्षद रहा हूँ वहाँ, और इस यहाँ पे लोगों की कार्यशैली के आधार पर मैं टिकट मांग रहा हूँ। इस दिल्ली से मैं कोशिश करता हूँ, अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी, मुझे विश्वास व्यक्त है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा इस दिल्ली से। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आपने अपना मुकाम बनाया है। बीजेपी पे अभी आप देखिए लगातार राफेल डील, बेरोजगारी और कह सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई अभी पूरी की पूरी सरकार। आपका एक भी बयान इसके खिलाफ नहीं आया है। देखो, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष से बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ही आरोप लगाने की मुद्रा में करते हैं, क्योंकि राफेल डील की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे पाया या कोई ऐसी चीज़, बेवजह की बातें कि भाई जैसे कभी मान लो बोफोर्स पे कुछ हुआ था तो हम राफेल पे कुछ बात कर लें, तो लोगों को भ्रमित करने का काम है। अगर मुझे लगेगा जिस दिन भाई इसमें राफेल में कुछ हुआ है तो सबसे पहले विरोध करने वाला नाम मेरा विनोद कुमार बिन्नी होगा, मैं क्योंकि हमेशा सत्य के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये अभी बिना आधार है, कोई दूर दूर तक कोई इसका आधार नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के लोगों के पास मुद्दे नहीं है। देखो, मोदी सरकार ने देश में बहुत काम किया है। आप सोच रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ चुटकी बजाते ही पूरा देश बदल जाएगा। अब देखो, इतने लोगों को सिलेंडर बांटे गए, अभी 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी गई, तमाम ऐसी योजनाएं हैं और मेरे ख्याल से देश में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, जो अभी सफाई स्वच्छता अभियान चला, स्वच्छता अभियान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे टॉयलेट्स बनाए गए, हमारी माताएं बहनें जो शौच के लिए बहुत परेशान रहती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, उन सब चीज़ों से निजात मिली है, तो बहुत बड़ा काम हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इन सबको एक सिरे से खारिज करता हूँ। मैं सबको आपने कहा था कि जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो आपने कहा था कि केजरीवाल सरकार काम करने के मूड में नहीं है, जो भी जनता से उन्होंने वादे किए उस वादे को पूरा करने के लिए वो कदम नहीं बढ़ा रही है, जब आप अलग हुए थे उस पार्टी से। अभी ये बताइए, आप जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितने भी वादे जनता से किए, क्या वो सारे वादे पूरे कर दिए बीजेपी ने अभी तक? देखो, 2 चीज़ें होती हैं, आपने वादे किए और उसमें जीरो किया।
आपने वादे किए और उसमें मैक्सिमम देने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है उसने जितने वादे किए उसको मैक्सिमम देने का प्रयास किया है। और कोई योजना 2022 में पूरी होनी है, 2024 में पूरी होनी है, कुछ सफाई अभियान जैसे शौचालय बनाने जैसी स्थिति बीजेपी लगातार कर रही है। और मुझे लगता है कि पहले से बहुत बदलाव हुआ है, लोगों का आस्था पहले से मुकाबले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में और बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है जो पहली सीटें उससे 150 सीटें फालतू आने वाली हैं, किसी के पास कोई मुकाबला नहीं है देश में। मोदी जी का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की पहचान बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का बड़ा योगदान है। तो इन सब लोगों पे लोगों की आस्था बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी ने जितनी बातें की सब आज झूठ सिद्ध हो गई है। बिजली की बात आप करें, पानी की बात आप करें, महिला सुरक्षा की आप बात करें, कैमरे लगाने की आप बात करें, सब जगह विफल है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बोलें, बिजली पे आम आदमी पार्टी ने कहा गया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं। जब हम सरकार में आएंगे, ऑडिट होगा तो इन सबकी चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। ये कभी नहीं कहा कि मैं सब्सिडी देने के बाद आपको मैं बिजली के दाम कम करूंगा। ये तो हेरा फेरी है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जो पैसा बाकी जगह लगना चाहिए आपने सब्सिडी दे दी। ये काम तो शीला दीक्षित पहले से कर रही थी, आपने अलग से क्या कर दिया? तो ये लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि लोगों को भोले वाले लोग हैं, उनको जैसे बोल देते हैं, उनको लगता है मेरे 200 रुपये का फायदा हो रहा है। ये नहीं पता कि जो पैसा आपके डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, आपके एजुकेशन पे लगना चाहिए था, आपकी हेल्थ पे लगना चाहिए था, वो पैसा आपके सब्सिडी के रूप में आप ही को दिया जा रहा है। आपका पैसा घुमा के इस जेब से निकाल के इस जेब में डाला जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सपोज हो गया है। पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पे कमांडो फोर्स बनाने की बात आज बनी नहीं है। जन लोकपाल की बात थी, जन लोकपाल उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल जन लोकपाल नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है दूसरा बना पाना। तो ये पूरी तरह विफल है। और मुझे लगता है कि तन गुमराह करने वाली जातिवादी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड बीजेपी आम आदमी पार्टी खेल खेल के अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। वो चाहती है कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, इसलिए हमें वोट मिल जाती हैं। अभी इस दिल्ली से एक इन्होंने कैंडिडेट उतारा है, जिसको अंदर अंदर तो ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। मुझे पिछले जानकारी मिली कि जितने क्रिश्चियन संस्थाएं हैं उसमें ये कहने का काम किया जा रहा है कि क्रिश्चियन कैंडिडेट है, उसके बाद में उसके नाम से पीछे वाला जो टाइटल था वो हटा दिया गया। ये बहुत चतुराई से काम होता है। वो सोचते हैं मुस्लिम वोट तो हमारी पपौती है, हमें मिलेगा, एक बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस को साधने का काम कर रहे हैं, झुग्गी बस्ती वाले लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग समझदार हैं, सब जान गए। अभी एमसीडी जो चुनाव दिल्ली में हुआ था उसमें सबके सामने साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती, तीनों निगम में बीजेपी की सरकार बनी, फिर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतेगी। राफेल डील पे प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आपको क्या लगता है, कितने आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनको सामने आकर के आरोपों का खंडन करना चाहिए? देखो, विषय क्या है कि क्या प्रधानमंत्री की लेवल का सवाल है क्या, ये सोचने का विषय। आप कुछ भी बोल दें उस पर प्रधानमंत्री जवाब देगा, मैं इसे अनुचित नहीं मानता हूं। क्योंकि आप या तो इतने तथ्य दें, ऐसी प्राथमिकता के साथ बात करें, ऐसे तथ्यों के साथ बात करें तो प्रधानमंत्री आके जवाब दे। अब बेबुनियाद कोई भी कुछ कह देगा, प्रधानमंत्री उसके लिए स्टेटमेंट देंगे, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही को सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, सब लोग, सरकार तमाम सब चीज़ों का जवाब देती है और बहुत मजबूती से देती है। मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री को इन तुच्छ और घटिया प्रवृत्ति के सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर मान लीजिए भविष्य में लोकसभा चुनाव के टिकट आपको भाजपा नहीं देती है, कोई और पार्टी आपको ऑफर करती है, तो क्या आप स्विच करेंगे मूड में है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं की थी, क्योंकि जब देश के विकास के साथ आपको जब जाना होता है तो आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। मेरा उद्देश्य लोकसभा लड़ना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा, चाहे मुझे टिकट मिले ना मिले, और मैं पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को जिताने का काम करूँगा। यानी घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं बन रही है? नहीं, मेरा कोई घर वापसी वाला विषय नहीं है। मेरा कोई घर था ही नहीं। मैं तो, मेरा देश मेरा घर है, मैं जनता मेरी घर है। ये पार्टियां ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। देश सबसे पहले, देश के लिए जो काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो आज मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं। कल कोई लगेगा हमें देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के विरुद्ध काम हो रहा है, तो भारत के हर नागरिक का फर्ज है कि पूरी ईमानदारी, सच्चाई के लिए पहले देश की चिंता करे, बाद में पार्टी दल की चिंता करे। गुजरात के हालात पे, अभी तो गुजरात का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, तो गुजरात के अभी फिलहाल के हालात पे आपके क्या बयान है? वहाँ पे तो आप ही की सरकार है। देखो, वहाँ उत्तर भारतीयों के साथ जो हुआ, आप ये मान लीजिए, जो वो बहुत प्लानिंग से हुआ। ये मान लीजिए कि कांग्रेस के विधायक पीछे पकड़े गए, जिन्होंने एक टिप्पणी कहते हुए सुना गया, और तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जी ने जितने प्रॉमिसेस किए उनको वो स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करते जा रहे हैं, तो उनके पास विषय नहीं है बात करने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ उत्तर भारतीय लोगों के साथ ये इस तरह की
बिहेव किया और जो बहुत निंदनीय है। और ये मेरे ख्याल से इसका जवाब आने वाले चुनाव में सब लोग, उत्तर भारतीय भी और दक्षिण भारतीय भी और मध्य भारत, तो सब जवाब देंगे, क्योंकि ये घटिया राजनीति का परिचय है। जब आदमी के मुद्दे नहीं बचते तो ये सब चीज़ें सामने खड़ी होती हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले सांसद पप्पू यादव जी ने एक बात कही थी कि अगर मान लीजिए सबूत है उनके पास कि कांग्रेस के विधायक ने ही ये सारा दंगा फैलाया, मारपीट की है वहां के प्रवासियों के साथ, तो फिर उनके खिलाफ तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब सबूत है तो? नहीं, हमेशा मुझे जानकारी है, तुरंत एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि कोई चीज़ होना, उसकी जांच करना, कोई भी, क्योंकि विधायक के खिलाफ जांच करनी है। अगर आप उसे बिना जांच के किसी को अरेस्ट कर लेंगे तो उसको फिर सिंपैथी मिलना शुरू होगी। तो पुलिस का काम है कि पहले एफआईआर करना, फिर उसकी जांच करना, फिर उस पर कार्रवाई करना, फिर उसको सजा देना। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत एफआईआर की है और तुरंत सब लोगों से बात की है। और जितने लोग वहाँ से निकल के भागने का प्रयास कर रहे थे, जिनको भगाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको तुरंत रोका गया, उनको आश्वासन दिया गया, आपको सुरक्षित रखा जाएगा, आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ये आश्वासन के बाद ही उनको रोका गया। और मेरे ख्याल से प्लान बिल्कुल तुरंत उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई। जो दोषी है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबको जेल में जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे विनोद कुमार बिन्नी जी, जो कि अपनी बेबाक अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। सहयोगी आशुतोष के साथ मोनालिसा, दिल्ली।